बहुत बार बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं तो माँ बाप समझा सकते हैं। कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चूक कहाँ हो रही है। रोड के निर्माण को लेकर जो भी लोग ये सोच के जा रहे हैं कि 1 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। बीच में इतने टुकड़ों टुकड़ों बन रहा है रोड कि आपको कहीं पे भी जाके धड़ाम से आप नीचे गिर सकते हैं। जब इस रोड पर सड़क का काम चल रहा है तो फिर टोल नाके पे वसूली क्यों हो रही है? नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शहर एक ऐसी घटना को लेकर चर्चा में है जिसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से लोग एक दूसरे से दुखी होकर पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं और सोनम किस स्थिति में है। आज पूरा ताना बाना बिखर गया। आज ताना बाना बिखरने के बाद जो खबर शिलांग से आई उसने ये बताया कि इस पूरे मामले का षड्यंत्र खुद सोनम ने रचा था। उसके पति की हत्या को लेकर इस मामले में 4 लोग पकड़े गए हैं। सवाल ये नहीं, हम उस घटना की बात नहीं करेंगे, घटना की जानकारी तो आपको सब मिल ही गई है। हम तो ये बात करना चाह रहे हैं कि सामाजिक रिश्तों का ताना बाना कैसा बिखर रहा है, इसको आपको समझना होगा। आप समझिए, ये उन बच्चों का मामला हो रहा है जो बच्चों को लेकर परिवार में रिश्तों की जानकारी लेने से पहले बच्चों के रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल रहे हैं, और उसके कारण ये हो रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं, मतलब इतने बड़े फैसले करने तक बच्चे नहीं चूक रहे हैं। और ये इस बात का घोतक भी है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का रिश्ता करने से पहले, आप किसी और के घर को ख़राब करने से पहले या अपने बच्चों का भविष्य ख़राब करने से पहले खुले दिल से एक मित्र की हैसियत से आपको अपने बच्चों से ये पूछना चाहिए कि भैया आपका कोई मामला तो नहीं है, और अगर है और वो बेहतर है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आपकी ही सुनवाई हो। बहुत बार बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं तो माँ बाप समझा सकते हैं, पर बहुत बार इस प्रकार के रिश्तों में अगर बच्चे कहीं उलझ जाते हैं तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का ताना बाना सुनने से पहले कोई हादसा हो, उससे पहले ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चूक कहाँ हो रही है। दोषी कोई भी हो, घर जो है किसी का बच्चा जाता है या किसी के परिवार की जो हानि होती है उसका दर्द वही समझ सकता है, और उसका दर्द वो परिवार भी समझता है जिस परिवार के बच्चों से इस तरीके के कृत्य होते हैंगे। सवाल ये उठता है कि आज के दौर में भाई साहब शादियाँ जो हो रही है एक लंबी उम्र के बाद हो रही है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र में बच्चों की आप शादी कर रहे हैं तो वे नादान हैं, उनको समझ नहीं है या उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती। एक अच्छी उम्र में जाने के बाद, जिसे कहेंगे एक मेच्योर उम्र में जाने के बाद आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, बच्चे बाकायदा एक दूसरे से संपर्क में हैं, उसके बाद कहाँ चूक हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों को समझना होगा कि हमारा थोपा हुआ फैसला कहीं बच्चों को गलत रास्ते पर तो ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये जो राजा और सोनम का जो मामला की अगर हम बात कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर जो बात कर रहे हैं, दोनों परिवार जब ये दोनों घूमे, हनीमून मनाने गए 17 दिन पहले, ये लोग जो गायब हुए या घूम गए, इनकी जब संपर्क टूट गया तब दोनों परिवारों की जो चिंता एक सरी की दिख रही थी। किसी परिवार ने एक दूसरे पर शंका तक नहीं जाहिर की। अब जब कहा जा रहा है कि सोनम ने पूरा षड्यंत्र इंदौर से लेकर शिलांग तक रच डाला, तब जो है इन रिश्तों में खटास आ रही है। तब भी अभी भी वे खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं आए, पर जैसे जैसे पढ़ते इस केस की खुलती जा रही है, शिलांग पुलिस सीधी तरीके से कह रही है, मेघालय पुलिस, कि इसका हमने पर्दाफाश कर दिया है। और एक एक चीज़, बड़ी इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ से मांग उठती रही कि इसकी सीबीआई जांच करा दें, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पर वहाँ मेघालय की जो पुलिस अपना काम करती रही, बिना हल्ला के अपना काम करती रही, और अंजाम देने के बाद जब नतीजा सामने आया है, कह रही है कि पूरे मामले का खुलासा सीधा सीधा है। उसके पीछे वजह भी है कि मेघालय पर्यटक स्थल है और वहाँ की पुलिस कभी नहीं चाहेगी वहाँ इस तरीके का कोई दाग लगे कि वहाँ घूमने फिरने वाले नहीं पहुँचे। पुलिस ने भी अपना काम किया है। ये बात सही है कि हमारे शहर की बेटी थी, हमारे परिवार की बेटी थी, परिवार के बच्चे थे, इसको लेकर चिंता तो सबको होनी थी। पर बाद में जब ये नतीजे इस तरीके की खबरें सामने आई कि एक षड्यंत्र ही रच दिया गया, एक दूसरे को इनको समझे दिन कितने हुए थे, और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आप शादी मत करते। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको थोपा जा रहा था, आप इतने छोटे और इतने नादान भी नहीं थे जब आप इतना बड़े साजिश रच सकते हैं, इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस शादी को रोक भी सकते थे। तो ये चूक जो मुझे लगता है कि परिवार के अंदर की चूक हैगी, और ये सबके लिए एक सबक भी है। मुझे लगता है कि शहर के तमाम उन लोगों के लिए सबक भी है
वे भी कम से कम इतनी जानकारी जरूर करें और रिश्तों का सम्मान भी करें। इससे जो है भविष्य में तमाम रिश्तों को लेकर शंका कुशंका होती है, हमें उससे भी बचना चाहिए। अब हम अखबारों खबरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी अखबार आज इससे भरे पड़े हैं सोनम से, इसलिए हम अखबारों की बात कर लेते हैं। हम अग्निबाण की खबरों से आज शुरू करते हैं। तो अग्निबाण खबरों में खबर ये है जिस पर हम बात करें, एक तो इंदौर उज्जैन रोड का सबक है। मैं भी कल उज्जैन तक गया था, तो मुझे मालूम है 2 से 3 घंटे लग रहे हैं रोड के निर्माण को लेकर। जो भी लोग ये सोच के जा रहे हैं कि 1 घंटे में हम उज्जैन पहुँच जाएंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। बीच में इतने टुकड़ों में बन रहा है रोड की, आपको कहीं पे भी जाके धड़ाम से आप नीचे गिर सकते हैं। इसलिए कृपा करके रोड को ध्यान रखें कि रोड पे आपको चलना है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम साल भर आपको इस संघर्ष में रहना पड़ेगा। इसलिए जो भी लोग उज्जैन जा रहे हैं उन्हें वैकल्पिक मार्गों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लवकुश चौराहे पे भी लगातार जाम लग रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर उज्जैन लाइन को 6 लेन किया जा रहा है। सिंहस्थ को देखते इसको 6 लेन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की खास दिलचस्पी इस रोड को बेहतर बनाने के लिए वजह है कि 2028 में जो सिंहस्थ लगने वाला है, उस सिंहस्थ में करोड़ों लोग जो है उज्जैन आने वाले हैं और वह इंदौर होकर ही उज्जैन का रुख करेंगे, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में रोड को बेहतर करने के लिए 6 लेन करने का जो काम चल रहा है, उसकी वजह से परेशानियां बनी हुई है। जगह जगह जो है काम चल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, इस वजह से जाम लग रहा है। पर बड़ी परेशानी इसमें एक दिक्कत ये भी हो रही है कि जब इस रोड पर सड़क का काम चल रहा है तो फिर टोल नाके पे वसूली क्यों हो रही है, ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है एक दुखद पहलू वहाँ का। इसीलिए बहुत लंबी लाइन लग रही है। इस वजह से एक्चुअली इस रोड पे जो जाम लगने की 2 वजह तो ये खुद भी हो गए हैं कि यहाँ पर टोल वसूली के लिए गाड़ियां रोकी जा रही है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें भी लगता है कि कुछ ज्यादा अति हो रही है, तब टोल खोल देते हैं, तब वसूली बंद हो जाती है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक रोड का काम पूरा नहीं हो जाता, कम से कम टोल पे तो राहत दे दी जाए, टोल वसूली बंद करा दी जाए। अब हम दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। बाकी सब खबरें वही हैं जो दूसरे अखबारों में भी हैं। पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं हुए। आपको याद होगा पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जम के संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के दौरान तुर्की ने जो है पाकिस्तान की मदद की, उनको मिसाइल दिए, उनको ड्रोन दिए और भी उनको साधन संपन्न बनाने की कोशिश की। और भारत भर में जो है देश भर में इसको लेकर बड़ा अभियान चला और तुर्की के खिलाफ उनके जो सेब फल आते थे 1 करोड़ के सेब वापस कर दिए। जिन कंपनियों के पास में यहाँ एयरपोर्ट पे काम था उनको भी बंद कर दिया गया कि मेट्रो में भी बंद कर दिया, मेट्रो में भी काम बंद कर दिया गया। तमाम जगह ऐसा लग रहा था कि तुर्की के खिलाफ बाहर जो पर्यटक जाते थे उनको भी रोक दिया। पर सरकार अपना लाभ देखती है। सरकार आजकल बनियों की तरह व्यवहार करने लगी है। सरकार का मानना ये है कि हम तुर्की से व्यापार नहीं बंद करेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे और तुर्की के बीच लाभ का व्यापार है, और हम यहाँ से उनके यहाँ से जो यहाँ से संगमरमर वगैरह जो आता है, वहाँ से बहुत सारा सामान जो आता है, ड्राई फ्रूट आते हैं, तेल आता है आपका खाने का, ये सब चीज़ें आती है, उसका लाभ भी यहाँ मिलता है सरकार को। तो आप देखिए कि सरकार जो है काम को बंद करने को तैयार नहीं है, पर यहाँ तमाम जगह ये आंदोलन चले हुए हैं कि तुर्की के खिलाफ हम जो है सामान नहीं खरीदेंगे। और यही स्थिति बांग्लादेश की है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत सरकार किसी प्रकार से कपड़ों के आयात को लेकर कोई काम रोक नहीं रही है। बाकायदा विधि बता रहे हैं, आप भले ही नहीं बेच रहे हो पर बाकी जगह पे बिकना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और खबर है जो वाकई बड़ी गजब है कि इंग्लैंड की 22 साल की लड़की है क्रेटा। इस लड़की ने जो है एक यार्ड में सामान भरा और गांजा के लिए निकल पड़ी है लड़की, अपने 10 लोगों को साथ 12 लोगों को साथ में लेके, और कुछ नहीं है उसके पास में। और उसकी इतनी हिम्मत है, उसने कहा नहीं, जहाँ जो भी हो रहा है, मतलब बड़े बड़े देश और बड़े बड़े लोग जो इस मामले में चुप बैठे, और गाजा में जो भुखमरी हो रही है कि 55,000 लोग मर गए, बच्चे सवेरे से उठ के एक रोटी को तरस रहे हैं वहाँ पे, और वो उसको देखते नहीं बनता। आप देखिए कि एक लड़की की हिम्मत कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर वो जाने को तैयार हो गई। हालांकि इजराइल ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका ये कहना है कि मैं केवल कुछ बच्चों के लिए दूध और कुछ बच्चों के लिए खाने का सामान लेके जाना चाहती हूँ, मेरे को गाजा की स्थिति देखते नहीं बन रही है। पर इजराइल के मन पे कोई दया नहीं, उन्होंने जाने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के सामान भिजवाएंगे, आपका सामान नहीं लेंगे। हालांकि इंग्लैंड ने कहा है कि आप किसी भी हाल में उसको पूरी सुविधा दें और उसको जाने से रोके नहीं। अब देखा जाएगा कि इसको 22 साल की लड़की को देख के कुछ देशों का खून खोलता है या नहीं, या कुछ देशों का डीएनए लगता है कि नहीं कि भाई गाजा मदद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये थी 2 खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। बाकी वही खबरें हैं सब जो सोनम की वापसी को लेकर ज्योतिष की बात सच हो गई। उसने कहा था कि सोनम की वापसी होगी, उल्टा उल्टा फोटो घर पे लगवा दिया था, पर किसी ने ये दिन नहीं देखे सोचा होगा कि इस प्रकार की वापसी हो सकती है। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात करें। प्रभातकरण खबर से एक खबर पर हम बात करेंगे। खालसा स्कूल में जमकर मैच चल रहे हैं इन दिनों, टेनिस को लेकर, टेनिस के उसको लेकर मैच चल रहा है खालसा स्कूल में, और बड़ी तादाद में, मतलब उस पूरे इलाके में, पुराने शहर को कह सकते हो आपके, पूरा शहर जो है वो खेल में व्यस्त है। रात को 9 बजे से खेल शुरू होते हैं और वहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी टीमें पहुँच रही हैं।
और देश के बाहर की टीमें भी आ रही हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं खेल देखने के लिए और बड़ा उत्साह है लोगों में। रात का मैच है, जो लोग भी उस इलाके में रहते हैं वो जा रहे हैं, जिनको नहीं जा रहे हैं वो उनको भी जाके एक बार देखना चाहिए कि क्या उत्सव का माहौल है उस इलाके में। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, इंदौर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वे आईपीएल देखकर अगर थक चुके हैं और आईपीएल देख के अब उनके मन में और भी क्रिकेट देखने की अगर मंशा रह गई है तो उन्हें जो है खालसा स्टेडियम में जो चल रहा है खालसा गोल्ड कप का एमपी स्पोर्ट्स केयर का जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का जो मुकाबले चल रहे हैं वो देखने जरूर जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान के हर कोने से टीमें आई हैं। वे तो है ही है, साथ में श्रीलंका से भी टीम आई है जो मैच खेलेगी। आज श्रीलंका के साथ मैच होने वाला है। कल श्रीलंका की टीम को हैदराबाद में रोक दिया गया था कुछ एरिगेशन इश्यूज को लेकर, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बात की और आज संभावना है कि टीम इंदौर पहुंच जाएगी और आज मैच होगा। सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी, बड़ा ही सुंदर सा मैदान बनाया गया है यहाँ पर आयोजकों ने, और जिस दर्जे का वहाँ पर जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है उसे देखकर लगता है कि आईपीएल लेवल का जो है वे टेनिस का टूर्नामेंट करवा रहे हैं और खेलने वाले भी बड़े ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हैं जो देश भर के चुनिंदा, मतलब देश भर के हर शहर में जहाँ इस तरीके के बड़े मुकाबले होते हैं खेलने पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे इंदौर के लिए खुशनसीबी है कि इंदौर में इस ऊंचे दर्जे का टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसको देखने के लिए लोग काफ़ी जमा होते हैं रात के समय। और भी जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं या क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, मुझे लगता है उन्हें भी देखने जाना चाहिए। 12 तारीख तक ये मुकाबले चलने वाले हैं और दूधिया रोशनी में हमें एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। अब हम एक दो खबरों पर बात कर लेते हैं। एक खबर पर हम ये बात कर लें कि धूप और उमस से लोग बहुत हलाकान हैं। टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, पर मौसम विभाग का कहना है कि 4 से 5 दिन और लगेंगे आपको। उमस ऐसी ही बनी रहेगी, इसी उमस में आपको रहना होगा। 5 दिन बाद मानसून के आने का क्रम शुरू होगा, तब जाके तापमान नीचे गिरेगा। पर इसके अलावा एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। कुआं बावड़ियों की सफाई को लेकर एक अच्छा अभियान चल रहा है शहर में, श्री गंगा अभियान के तहत, और उसके अंदर 200 से ज़्यादा कुएँ और बावड़ी साफ़ कर दिए गए हैं, जिसके अंदर पानी के आने की अब संभावना भी दिखने लगी है। हालांकि एक बावड़ी में अगर इतना लेवल पर, मतलब आप समझिए कि 100 फीट पे पानी एक बावड़ी में आ गया है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 200 से 250 फीट नीचे जो है वो पानी का भरपूर लेवल बन चुका है, तभी 100 फीट पर पानी आना शुरू होता है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बात है। जैसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दावा किया जा रहा है, ये सरकारी दावा है कि 200 से ज़्यादा कुएं बावड़ियों का संवर्धन कर दिया गया, संरक्षण कर दिया गया है, उसमें साफ सफाई कर दी गई, उसमें पानी आ गया है। मेरा साथ से भी इतना सा ही जिम्मेदारों से एक गुजारिश है कि शहर में ये जो आपने 200 कुएं बावड़ी साफ किए हैं, ये अगले साल तक भी साफ सुथरे रहे और इसके पानी का इस्तेमाल होता रहे। तो बारिश में इनमें एक अच्छी आवक के साथ पानी स्टोर रहेगा, जो इस शहर का जल स्तर को बढ़ाने का काम करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो घर घर जो है नगर निगम की टीम अभी दिन दिनों जो घूम रही है, उसे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और जल स्रोत जितने भी शहर के, अभी आपने कुएं बावड़ी ठीक किए हैं, अब बारिश आने वाली है, आप तालाबों की भी सुध ले लें ताकि तालाबों में भी पानी भरा रहे और इस शहर में जल संकट जैसे हालात पैदा न हो जो गर्मियों में देखने को मिलते हैं, जो इस साल हम लोग देखते आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीति में संक्षेप में। राजनीति में आज है नहीं वैसे तो विशेष कुछ, पर यह है कि वो कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं उसको लेकर मामला हो चुका है। अब जो है डायरी, ओझला जी की डायरी में जो है, ये डायरी मतलब FIR वाली नहीं है, ये कांग्रेस की डायरी है। तो कांग्रेस की डायरी में पूरा चिट्ठा लेके वो चले गए हैं, किसका क्या होना है क्या नहीं होना है। कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि 45 साल से ऊपर वालों को जगह मिलेगी नहीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं है। जो भी कैपेबल होगा उसके लिए कोशिश की जाएगी, जो भी सक्षम होगा और जो संगठन में ताकत रखता होगा उसको लिया जाए। क्या शेखर जी क्या है? बिल्कुल सही बात है। ओझला जी जो है राहुल गांधी का फार्मूला लेकर आए थे गुजरात मॉडल पर, संगठन सजन अभियान। मुझे ऐसा लगता है इसके जो नतीजे अगर वाकई ईमानदारी से जो ओझला जी ने नोट किया है और उसी से ही अगर नतीजे दिए गए तो रायशुमारी में जिसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है वो शहर का अध्यक्ष होगा। उसके अंदर ओझला जी ने कई पैमाने भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का रायशुमारी में नाम ऊपर है, किसी का सेकंड नंबर पर है। फर्ज क्या है, इस शहर के हिसाब से जो फिट बैठता है वो भी देखा जाएगा, इस शहर की ज़रूरत के हिसाब से जो अध्यक्ष चाहिए वो भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस के लिए परिस्थितियाँ विपरीत है। शहर कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो भाजपा के खिलाफ जो खड़ा हो सके, भाजपा के किए कामों में जो खामियां दिखाई दे उस पर तुरंत हमला करे। ऐसा ना हो कि आराम से बैठकर दफ्तर में बुला के गुलाब जामुन खिलाए। तो ये सवाल ये इतना ही आ रहा है कि अब कांग्रेस को जरूरत है, अगर राहुल गांधी की जो मंशा है कि संगठन को मजबूत करना है, तो संगठन मजबूत तभी होगा जब शहर का मुखिया आप मजबूत देंगे और उसे अधिकार देंगे। उसे अधिकार की भी जरूरत है। जो नाम अंदर चले गए हैं उस नाम में भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं
कि 1 नंबर से दीपू यादव का नाम गया हैगा, 2 नंबर से हम बात कर रहे हैं राजू भदौरिया का नाम गया है, 3 नंबर से अश्विन जोशी का नाम गया है, 4 नंबर से सुरजीत ने दावेदारी की है कि मुझे भी वापस अध्यक्ष बनना है, 5 नंबर से जो है अमन बजाज का नाम गया हैगा। इसके अलावा और कितने सारे नाम हैं जो खुद को अध्यक्ष बना देना चाहते हैं, पर उन लोगों का कोई नाम लेवाल नहीं था, फिर भी कांग्रेस में एक अच्छा पर ये वो नाम थे जैसे दीपू यादव से लेकर अश्विन जोशी वगैरह के नाम ये थे कि जिनके लोगों ने नाम रखे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद ही अपना नाम लेकर घूमते रहे वहाँ पे, हालांकि उनके नाम भी गए, ऐसा नहीं कि नाम नहीं गए, उनके भी गए। तो अभी तो समय बताएगा कि कौन कहाँ किस पद पे बैठ पाएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। पर यह है कि अगला ग्रामीण क्षेत्र का भी अब इसी के साथ तो शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष को लेकर हमारी नज़रें उस पर भी लगी हुई, हम आपको खबर देते रहेंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शहर के लोगों के लिए बनाया जाता है, इंदौर के लिए। हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को देखें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।